दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है, जो रियल लाइफ क्राइम स्टोरी है, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की है, जब इंडिया पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। और ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब इसकी कोर्ट हियरिंग होती थी तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में लोग इसकी कोर्ट हियरिंग को देखने के लिए आते थे कि बाकायदा कोर्ट को उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए एक फ़ीस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और एक बैरियर लगाना पड़ा कि जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है वही कोर्ट हियरिंग को देखने के लिए आ सकते थे। तो इस केस को लेकर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था ना उस समय की सोसाइटी में कि पूरा का पूरा जो कोर्ट है वो एक थिएटर में कन्वर्ट हो जाता था। अब इस केस को जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं वो इसके एलिमेंट्स है। इसके अंदर एक टेम्पल का मेंशन है, इसके अंदर एक प्रिस्ट का मेंशन है, इसके अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मेंशन है जो अपने घर से दूर जॉब करता है, इसके अंदर उसके वाइफ और प्रिस्ट के बीच अफेयर का मेंशन है। इसमें जो क्राइम करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो इस केस को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और मतलब एक तरह से जो लोगों का अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींचता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि मोस्ट फेमस क्राइम स्टोरीज कौन सी है जो रियल लाइफ बेस्ड है, तो आपको ये तारकेश्वर अफेयर या फिर तारकेश्वर स्कैंडल आपको टॉप पे मिलेगा। और ये इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से बहुत पहले का है, जब इंडिया पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत कम वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पर और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। आप आखिर तक देखिए, आपको एक अलग सा परसेप्शन मिलेगा सोसाइटी के बारे में। ठीक है, इस कहानी के अंदर मेनली 3 किरदार हैं। ठीक है, पहला है नौबिन चंद्रा। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि कलकत्ता में काम करता है, एक मिलिट्री प्रेस में। ठीक है, उसका घर बंगाल में है लेकिन वो काम कलकत्ता में करता है। दूसरा इसमें किरदार है नौबिन चंद्रा की बीवी, जिसका नाम एलोकेशी है। वो अपने पेरेंट्स के साथ तारकेश्वर विलेज में रहती है जो कि बंगाल के अंदर है। ठीक है, और तीसरा इसमें किरदार है माधव चंद्र गिरी, जो तारकेश्वर टेम्पल का महंत होता है, या फिर आप इसको एक प्रिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली 3 किरदार है जिसके आसपास ये कहानी घूमेगी। अब कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि नौबिन चंद्रा की जो बीवी होती है एलोकेशी, वो इनफर्टिलिटी से परेशान होती है, उसको बच्चा नहीं हो रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि तारकेश्वर टेम्पल के जो महंत होते हैं माधव चंद्र गिरी, उनके पास फर्टिलिटी मेडिकेशन के लिए जाती है। और जैसा कि लिखा हुआ है कि जो महंत होता है वो उसको सिड्यूस करता है और उसका रेप कर देता है। और आगे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो एक अफेयर उनके बीच में स्टार्ट होता है महंत और एलोकेशी के बीच में, इसके बारे में एलोकेशी के पेरेंट्स को पूरी तरह से पता होता है और उनकी सहमति से ही ये सब कुछ होता है। अब होता क्या है कि जब नौबिन चंद्र वापस जॉब से अपने घर पे आता है, अपने विलेज में आता है, तो विलेज में जो गॉसिप होती है उससे उसको पता चलता है कि उसकी बीवी और महंत के बीच कुछ चल रहा होता है। अब ये सारी बातें सुनकर नौबिन चंद्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करने लगता है। वो अपने घर पे जाता है और अपनी बीवी एलोकेशी को इस चीज़ के बारे में पूछता है, उसको कन्फ्रंट करता है। तो एलोकेशी ये चीज़ कन्फेस कर लेती है कि उसके और महंत के बीच में कुछ लव अफेयर चल रहा होता है और वो इस चीज़ को लेकर अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है। अब उसका पति उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, तो वो उसको माफ़ कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो तारकेश्वर गाँव को हमेशा हमेशा छोड़कर चले जाएंगे। अब कैसे भी करके ये बात क्या होती है कि महंत तक पहुंच जाती है और महंत अपने गुंडों को भेजता है कि उनको रोक के रखे वो। तो महंत के गुंडे वहां पे आते हैं और वो नौबिन चंद्रा और एलोकेशी को रोकते हैं और उनको तारकेश्वर छोड़कर जाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नौबिन चंद्रा के अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशन आ जाता है, उसके अंदर एंगर आ जाती है, उसके अंदर जेलसी आ जाती है और उसकी बीवी ने उसको चीट कर रखा होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एक चाकू निकालता है, फिश नाइफ निकालता है और अपनी बीवी का गला काट देता है, उसके गले को पूरा उसके शरीर से अलग कर देता है, उसको डीकैपिटेट कर देता है। फिर वो तुरंत भागता है पुलिस स्टेशन और अपने आप को सरेंडर करता है और अपने क्राइम को कन्फेस करता है। अब ऑब्वियसली एक मर्डर हुआ है तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा, लेकिन कोर्ट का जो कंक्लूजन है ना वो आपको बंगाल की सोसाइटी के बारे में एक डिफरेंट परसेप्शन देगा। आप इसको 2 मिनट देखिए, आपको पता चलेगा एक यूनिक परसेप्शन। तो सबसे पहले ये जो मामला है वो हुगली सेशन कोर्ट में जाता है और इंडियन जूरी, उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश इंडिया थी तो इंडियन जूरी भी थी और एक ब्रिटिश जूरी भी थी। तो ये मामला सबसे पहले इंडियन जूरी के पास जाता है और इंडियन जूरी क्या करती है कि नौबिन चंद्रा को बरी कर देती है। अब आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे यहाँ पे कि यार नौबिन चंद्रा ने तो अपनी बीवी का गला काट दिया था, उसको कैसे बरी कर दिया, उसको कैसे एक्विट कर दिया। तो इस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में, आप आगे इस चीज़ के बारे में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करती है कि इंडियन जूरी नौबिन चंद्रा को बरी कर देती है, उसको एक्विट कर देती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश जूरी होती है जिसके जज होते हैं फील्ड, वो इस डिसीजन को ओवर रूल्ड कर देते हैं और ये सारा का सारा जो मामला है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में फॉरवर्ड हो जाता है। केस को फॉरवर्ड करने के साथ वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि एलोकेशी और महंत के बीच एक अडल्ट्रस रिलेशनशिप था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। कई बार एलोकेशी को महंत के साथ जोक करते हुए या फिर फ्लर्ट करते हुए देखा जा सकता था। वो ये सारी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी कलकत्ता हाई कोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है,
कलकत्ता हाईकोर्ट भी महंत और एलोकेसी के बीच में चल रहे एडल्ट्री या फिर जो उनके बीच लव अफेयर के जो सबूत हैं उनको एक्सेप्ट करता है, और कोर्ट इस मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले में 2 लोगों को कन्विक्ट करता है, एक तो नौबिन को और एक महंत को। नौबिन को कन्विक्ट किया जाता है मर्डर के लिए और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाती है, जबकि महंत को कन्विक्ट किया जाता है अडल्ट्री के लिए और उसको 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट के साथ 2000 रुपये का फाइन लगाया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि इंडियन जूरी ने नौबिन चंद्रा को एक्विट कर दिया था। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि बंगाल की जो उस समय की सोसाइटी थी, वो सोसाइटी महंत के एक्शन को सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंसिडर कर रही थी इस पूरे एपिसोड के अंदर, क्योंकि महंत और एलोकेसी के बीच लव अफेयर चल रहा था। और नौबिन चंद्रा ने अपनी बीवी का मर्डर इसलिए किया था क्योंकि उसकी बीवी ने उसको चीट किया था। उस वजह से नौबिन चंद्रा के एक्शन को बंगाल की सोसाइटी जस्टिफाई मान रही थी, जबकि महंत के एक्शन को सबसे ज़्यादा क्रिमिनल मान रही थी। अब महंत को बंगाल की सोसाइटी वुमेनाइजर भी मानती थी। उसके अलावा बंगाल की सोसाइटी एलोकेसी को भी कभी कभी ब्लेम करती थी कि एलोकेसी ही इस चीज़ के पीछे का जो रूट कॉज है वो एलोकेसी है, क्योंकि वो कभी कभी महंत को शिड्यूस भी करती थी। तो उस समय कलकत्ता की सोसाइटी का जो एक इमोशन था वो नौबिन चंद्रा के पक्ष में था और महंत के अपोजिट था। महंत को जो सज़ा दी गई थी उसको बहुत ही ज़्यादा लीनियंट कंसिडर किया जा रहा था, जबकि नौबिन चंद्रा को जो सज़ा दी गई थी उसको बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट कंसिडर किया जा रहा था। नौबिन चंद्रा को रिलीज़ करवाने के लिए जो कलकत्ता के अलाइट्स थे, जो कलकत्ता के लोकल रॉयल्स थे या फिर वहाँ की जो पब्लिक थी, उन सब ने मिलकर एक मर्सी पेटिशन डाली जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा सिग्नेचर थे। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि 1875 में, मतलब सज़ा के 2 साल बाद, नौबिन चंद्रा को रिलीज़ कर दिया जाता है। दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी।